गुड इवनिंग दोस्तों। उस दिन जो है आपको वृत्त के विषय में मैंने बताया था, तो वृत्त का फुल कंसेप्ट नहीं बताया था, जिसमें कि वृत्त के हर चीज़ तो बताया था बट उसको लिख के नहीं बताया था। आज मैंने उसको लिख के आपके लिए रखा हूँ और इसको फिर समझाऊंगा भी, ठीक है। अगर आप इसको उतार लेते हैं और सिर्फ एक कॉपी में उतारने से नहीं होता, उसको क्या अपने दिमाग में उतारना पड़ता है। तो इसको कॉपी में लिख कर इसे अगर आप समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो मुझे इतना बिलीव है, विश्वास है कि आप कभी भी ये कंसेप्ट को नहीं भूल पाएंगे और कभी भी आपको वृत्त पर कभी भी वृत्त के कोई भी मैथ में या कोई भी कंसेप्ट में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आप चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो ये वृत्त जो है, पहला क्या लिखे हैं मैंने, त्रिज्या, रेडियस। रेडियस त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या या अध्रवृत्त अध्रव्यास किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को कहते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, व्यास है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि जो एक वर्ग की परिधि से होकर बिंदु को यानी कि केंद्र को काटते हुए दूसरी परिधि मिलाता है, वो क्या है, व्यास है। ठीक उसका आधा, क्या कह रहा है, व्यास का आधा, व्यास का आधा, ये क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। यानी इसका आधा जो करता है वो त्रिज्या है। यहाँ पे आपका परिभाषा भी कह रहा है, त्रिज्या अध्रव्यास, अध्रव्यास यानी व्यास का आधा। अध्रव्यास किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी, यानी किसी वृत्त की केंद्र से उसकी परिधि, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम दूरी, और उस पे जो पड़ी हुई ये जो रेखा है और ये जो इसका आधा करता है, यही हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो समझ गए होंगे। आगे आइए, व्यास। व्यास क्या है, डायमीटर। व्यास एक रेखाखंड, यानी व्यास एक रेखाखंड है जो केंद्र से होकर गुजरता है, उसे व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर गुजरता है, यहाँ से लेकर किससे गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। यहाँ क्या है, केंद्र, यानी केंद्र से होकर वो गुजरता है, केंद्र को काटते हुए चले जाता है, वो क्या है, व्यास है। ठीक है। तो आते हैं दूसरा, केंद्र सेंटर, है ना। जब वृत्त बनता है तो वो सबसे पहले, यानी कि हम केंद्र से ही वृत्त बनता है, केंद्र से ही स्टार्ट करते हैं। क्यों? यहाँ तो साधारण हम ऐसे बना दिए मार्कर से, लेकिन जब आप अपने कॉपी में बनाएंगे तो वो कंपास लेके जब बनाएंगे तो ऐसे बनता है। तो पहले क्या बनता है, यहाँ केंद्र बना, यहाँ जो केंद्र बना, ये केंद्र जो बना, तो यही केंद्र क्या है कि किन्हीं दो सिरों या बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। यानी ये जो है, ये मध्य बिंदु, ये सब बिंदु है, ये सब क्या है, बिंदु। सारे बिंदु को जब मिलाता है और उस सारे बिंदु को मिलाने वाली मध्य बिंदु, यानी कि बीच की बिंदु जो होता है, बीच का जो बिंदु जो इसमें सुरक्षित होता है, बीच में बिंदु जो ऑटोमेटिक बनता है, वही मेरा केंद्र कहलाता है, उसी को हम सेंटर कहते हैं। चलिए, ये भी समझ गए होंगे, ये है आपका केंद्र। ये क्या है, केंद्र। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है, परिधि, सरकमफ्रेंस। वृत्त और दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त है। वृत्त और दीर्घवृत्त की बाहरी घेरे और घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं। ये जो बाहरी घेरा है, यही बाहरी घेरा मेरा क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। ये क्या है, परिधि है, ये याद रखिएगा। तो अगर आप गौर से सिर्फ मेरी बातों को समझ जाएंगे तो इन्हें याद करने का कोई जरूरी नहीं। कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको ये एक बार देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो कंसेप्ट को पहले ध्यान से समझिए। ये क्या कहा क्या रहा है कि ये जो है घूमता है, ये जो पूरे बाहरी ओर जो है परिधि चारों यानी कि वृत्त और दीर्घ वृत्त के, यानी ये वृत्त है और दीर्घ वृत्त के जो बाहरी घेरे, ये बाहरी घेरा जो है, इसी बाहरी घेरे और घेरे की लंबाई जो है, ये घेरे की लंबाई, यही मेरा परिधि है। समझ गए हमने। चलिए आगे आते हैं, जीवा क्या होता है। देखिए, यहां से ये जो है, ये जितना भी हम खींचे, चलिए दूसरा ले लेते हैं हम, वृत्त, ये है वृत्त, तो ये इस पे जो है, ये क्या है, ये जीवा है। ये क्या है, जीवा है।
ये क्या है, जीवा है, ये क्या है, जीवा है। यानी कि जो अगर हम बीच से खींचेंगे ये भी जीवा है, समझिएगा। जो व्यास है वो भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त का व्यास, वृत्त की व्यास सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की व्यास जो होता है वो क्या, सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि ये केंद्र से जब गुजरता है तो ये केंद्र से गुजरेगा तो यहाँ सबसे बीच में होगा। तो इसका जब भी हम मापेंगे तो इसका क्या होगा, इसका जो माप होगा सबसे ज्यादा माप होगा इसका व्यास वाला, जहाँ की केंद्र से गुजरेगा। फिर इसके जैसे यहाँ आएंगे तो ये घट जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे घट जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे घट जाएगा, फिर इसके नीचे आएंगे तो ये फिर इसके सेम बराबर होगा, फिर इसके नीचे आएंगे तो घट जाएगा, फिर इसके नीचे आएंगे घट जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ये केंद्र से ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे जीवा की जो लंबाई है घटता जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको इससे पता चलता है कि इससे हम पता कर सकते हैं वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाता है। व्यास ही सबसे बड़ी जीवा है वृत्त का, और बाकी सारा जितना भी जीवा खींचा गया वो सब छोटा है, जैसे जैसे जाते जाएगा वो छोटा होते जाएगा। चलिए आगे आते हैं। जीवा को समझ गए होंगे कि जीवा एक खंड है जो वृत्त की सीमा से दो बिंदुओं को जोड़ता है, और एक जीवा अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि को छूने वाली बिंदु होते हैं। यानी देखिए वही बात है, यानी कि जीवा एक ऐसा खंड है जो वृत्त की सीमा से दो बिंदुओं को जोड़ता है। पहला बिंदु क्या हुआ, ये, दूसरा बिंदु ये, पहला बिंदु क्या, ये, दूसरा बिंदु ये, पहला बिंदु क्या, ये, दूसरा बिंदु ये जोड़ता है, और एक जीवा के अंतिम बिंदु की वृत्त की परिधि को छूने वाली बिंदु होते हैं। एक जीवा जो यहाँ से आया वो जीवा के अंतिम बिंदु यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्या हुआ, अंतिम बिंदुओं को जोड़ता है। एक जीवा के अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि को छूने वाली बिंदु है, यानी ये जो यहाँ से जाता है ये किसको छूता है, वृत्त की परिधि को छूता है। यानी कि इधर से भी देखा जाए तो ये वृत्त की परिधि से स्टार्ट होता है और लास्ट में जाकर फिर वृत्त की परिधि में ही वो जाके जुड़ जाता है। चलिए ये भी समझ गए होंगे कि जीवा क्या होता है। चलिए आते हैं चाप, किसमें आते हैं, चाप की ओर आते हैं। चाप देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिए ए और यहाँ बी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये क्या है, चाप कहलाती है। ये चाप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यहाँ लिए चाप है, फिर यहाँ से अगर यहाँ तक लिए वो चाप है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिए वो चाप है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ चाप जो है क्या होगा, ए बी, ये साइड वाला जो होता है वो चाप होता है। देख लीजिए चाप जो हम समझा दिए, चाप क्या होता है, साइड से जो एक छोटा सा खंड लेता है उसे चाप कहते हैं। इसका जो लंबाई चाप है ये बड़ा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, थोड़ा और बड़ा चाप हो सकता है, छोटा चाप भी हो सकता है, उसे हम चाप कहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या होता है, चलिए फिर हम दूसरा एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, और इसमें एक बात और है, इसमें अगर हम पूरा ये यहाँ खींचेंगे, व्यास तक खींचा गया तो ये वृत्त जो होता है, एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछे वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। जैसे कि आपने घड़ी देखा होगा, गोल घड़ी में घड़ी और एक वृत्त जो है एक समान होता है। जैसे वृत्त में अगर 360 डिग्री बनता है उसी तरह घड़ी में भी 360 डिग्री का कोण बनता है। और वृत्त जो होता है ये क्या है, देखने से ही पता चलता है, आधा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त बोलेंगे। और इसी में अगर हम यहाँ थोड़ ले लेंगे तो यही मेरा क्या है, वृत्त खंड है, यानी लघु वृत्त खंड। इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। ठीक है, अब जो इससे जो बड़ा वाला जो भाग बच गया ये कहलाता है दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त, समझ गए, ये होता है लघु वृत्त खंड और ये क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड।
ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। इस तरह ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा यहाँ भी आएगा तो वो लघु वृत्तखंड है। अगर यहाँ ले तो इसको कहेंगे ये वृत्त लघु वृत्तखंड है। ठीक है, लघु वृत्तखंड, यानी कि कोई भी साइड से, इधर से अगर इधर से खींचे वो भी लघु वृत्त, इधर से खींचे ये लघु वृत्तखंड, यानी कि ध्रुव से खींचे जो छोटा भाग होता है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है, उसी का जो बच जाता है बड़ा भाग वो दीर्घ वृत्तखंड कहता है। तो अर्धवृत्त क्या होता है? सेमी सर्कल, जो हमने बता दिया कि आधा वृत्त का जब हम आधा करते हैं तो अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहते हैं। यानी कि यहाँ भी समझ गए, वृत्त की व्यास सबसे बड़ी जीवा होता है, या सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ये भी लिख सकते हैं कि वृत्त की व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा होती है या सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। जैसे भी आप समझिए वो बात वही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि हमने उस मेरा पहले वाला वीडियो में शायद आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें वृत्त के विषय में बताया। तो उसमें वृत्त की परिधि, वृत्त की क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की व्यास, ये सब सारा चीज मैंने लिखा चुका था। वृत्त का क्षेत्रफल भी उसमें मतलब लिखा चुका था। अब मेरा बचता है वृत्त का चतुर्थांश और दीर्घ वृत्तखंड, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये सब आज अभी मैं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, यानी कि आधा वृत्त का। पहला क्या होगा? पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। अगर अर्धवृत्त का है तो क्या होता? आधा वृत्त 1/2 पाई r स्क्वायर। दूसरा देखिए, दूसरा होता अर्धवृत्त हो गया। आप चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये क्या आता है? 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई r स्क्वायर। वृत्त का चतुर्थांश पूछे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई r स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। दूसरा, अगर चाप की लंबाई पूछे, चाप की लंबाई निकालना, जो मैंने यहाँ बताया था, चाप किसे कहते हैं? चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुना 2 पाई r। ठीक है, पचमा वृत्त का चतुर्थांश हो गया, अर्धवृत्त का हो गया, त्रिज्यखंड हो गया और चाप की लंबाई हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? दीर्घ वृत्तखंड की, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को पता है पाई r स्क्वायर होता है, माइनस त्रिज्यखंड क्या होता है? θ/360 डिग्री पर r स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का लिखा दिया, चाप की लंबाई हो गया, वृत्तखंड की परिमिति, वृत्तखंड की परिमिति, वृत्तखंड की परिमिति बराबर होता है L +
प्लस पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है। ठीक है, वृत्तखंड की परिधि। नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट है, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर मैंने थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, वृत्त खंड की परिमिति एल प्लस पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए, उस दिन मैंने वृत्त का परिधि बताया था, वृत्त की परिधि, तो इसका 2 पाई आर लिखाए थे, तो आप इसका ये भी लिख सकते हैं पाई डी। क्यों लिख सकते हैं समझ जाइए, क्योंकि जब वृत्त की व्यास की बात करते हैं, वृत्त की व्यास निकालना रहता तो क्या लिखते हैं 2r। तो यहाँ देखिए 2r है, तो हम अगर व्यास कहीं दिया हुआ है, अगर हम उससे क्या r निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना होगा, तो त्रिज्या बराबर निकालना क्या होता है d/2 होता है। लेकिन हम वो अगर हमको व्यास दिया हुआ तो हम क्यों निकालेंगे उतना, हम डायरेक्ट पाई डी लिख सकते हैं। आप देखिए, तो ये भी एक और शॉर्ट विधि करने के लिए, शॉर्ट में वृत्त की परिधि का पहले क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए। जैसे 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर, 44/7 आर गुने या आर एस आर। ठीक है, अगर वृत्त की क्षेत्रफल पूछे तो चलिए रहने दी ये हुआ। अब ये निकालने से ये आपको फायदा होगा, जैसे कि एक कोई आप एक मैथ ले लीजिए कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 cm है, तो परिमिति ज्ञात करें, परिमिति ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व इसको अगर करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो देखिए यहाँ 2 पाई आर नहीं भी लिखेंगे, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे वृत्त की परिधि निकालना रहे तो क्या 44/8, 44/7 गुना आर, आर का मान हम बैठा देंगे 44/7 गुना 14, 7 दूनी 14, 88 cm। यानी कहने का मतलब इस तरह हमको क्या हुआ सॉल्व हुआ कि हमको वो सूत्र लिखने का जरूरी नहीं पड़ा, विदाउट सूत्र के हम जो है इसको अगर याद रखेंगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा तो सीधी सी बात आप ये सूत्र याद रखिएगा। देखिए फिर दूसरा देखते हैं, कहीं अगर ऐसा हिसाब रहे एक वृत्त की परिधि 154 cm है, तो वृत्त की व्यास ज्ञात करें, चलिए देखिए, तो देखिए परिधि दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि कितना है 154 cm। देखिए जब ऐसा रहे, अगर हमको डायरेक्ट त्रिज्या ना मांग के व्यास मांग रहा है, तो हम ऐसा सूत्र यहाँ लिखाए हैं कि जब आर नार है डी है, तो हम क्यों उतना लॉन्ग पे जाएंगे, सीधे हम ये वाला सूत्र बैठाएंगे पाई डी। क्या बैठाएंगे पाई डी बराबर 154। इसका हम जानते हैं 22/7 होता है, 22/7 गुना डी बराबर 154, यानी d बराबर पूछे, d बराबर क्या हो जाएगा 154, ये भाग में उधर जाएगा गुना में, ये 22 जो यहाँ क्या है गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा, 22 7 क्या होता है 154।
54 होता है, कर लीजिएगा 14 14 15। तो मेरा डी क्या निकल गया 7 डी मेरा हो गया, इसीलिए डी बराबर हो गया 749 सी। क्लियर। चलिए, तो मैं आशा करूँगा कि आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप जो है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको है या कोई दिक्कत आए तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं उनका जवाब अवश्य आप लोग को दूंगा। लेकिन इस सारे कंसेप्ट को अगर ध्यान से आप देख लेंगे, मुझे विश्वास है कि विरीत में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप विरीत जो है आपको इतने अच्छे समझ में आ जाएगा कि आप किसी को भी ये विरीत के बारे में बता सकते हैं और आपको कोई भी क्लास में दिक्कत नहीं। ये विरीत जो है आपको ऐसा बात नहीं कि ये सिर्फ 10th में ही नहीं, आपको 6 7 8 9 10 तक मिलेगा। यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी ये आपको काम देगा। तो तभी आपको यह भी, अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आपको आने वाला कोई भी एक दिन का जो कंपटीशन एग्जाम होता है SSC GD, उस सब में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू और हैव ए नाइस डे। और आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ कल मिलूँगा। चलिए, बाय बाय।